आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 एक्ट है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग किया गया है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और फर्स्ट क्लास है तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि आपका ये एक्ट है कब से एप्लीकेबल है, तो ये है 1 जुलाई 1930 से एप्लीकेबल है। कब से है? 1 जुलाई 1930 से ये लागू हो चुका है। उससे पहले ये किस में शामिल था? उससे पहले भी ये धाराएँ तो थी, बट उससे पहले ये धाराएँ थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में शामिल थी। तो आज बात करते हैं, आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मीनिंग है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ये मीनिंग होता है कि जो सेलर होता है वो बायर को गुड्स ट्रांसफ़र करने का या तो एग्रीमेंट करता है या फिर गुड्स ट्रांसफ़र करता है और ऑनरशिप जो है डिलीवर करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब आगे पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के? तो सबसे पहला पॉइंट तो ज़रूरी है कि इसमें 2 पार्टीज होना ज़रूरी है। कितनी पार्टी होगी? 2। सेलर जो बेच रहा है, विक्रेता, और जो बायर है जो क्रेता, जो खरीदने वाला है। तो 2 पार्टीज होना क्या है? मस्ट है, ज़रूरी है। उसके बाद में सेकंड इसका एसेंशियल एलिमेंट में क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो भी गुड्स या प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करनी ज़रूरी है। जैसे वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेगा गुड्स की, जैसे इज़ रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप मस्ट टेक प्लेस ऑफ और मस्ट बी एग्रीड टू टेक प्लेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर, दस इट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसमें ये है कि आप या तो हाथों हाथ अपनी जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दो और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दो, या फिर आप फ्यूचर डेट का भी अगर कोई एग्रीमेंट करते हो कि मैं इस डेट को आपको पेमेंट कर दूंगा और आप मुझे माल प्रोवाइड करवा देना, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। थर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट ऑलवेज बी गुड्स। मतलब सब्जेक्ट मैटर जो होता है, विषय वस्तु होती है, वो गुड्स, माल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लैंड को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप बिल्डिंग को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते, वो फिर अलग एक्ट लागू हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होगा आपका? गुड्स। गुड्स में क्या होता है कि गुड्स की ये मीनिंग है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपकी इस तरह मतलब क्या है, चल संपत्ति है, अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। मतलब इसमें जो चलन में आपकी करेंसी है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, या फिर वाद योग्य कोई दावे है तो वो भी मनी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड क्या किए जाएंगे? जैसे आपके पास में शेयर्स है तो वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ओल्ड करेंसी है तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, या फिर अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है, उगी हुई जो घास या फसल है, तो वो भी गुड्स में मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर ए प्राइस। इसमें जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होना ज़रूरी है कि भाई आप किस प्राइस में आप बेच रहे हो, तो उसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो वो कंडीशनल हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पॉइंट ये है, ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे पॉइंट्स, एसेंशियल पॉइंट पढ़े थे कि लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और मस्ट बी इन रिटर्न होना ज़रूरी है, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी है वो पूरी करना ज़रूरी है। तो जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो आपको फुलफिल करोगे तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एग्रीमेंट कर सकते हो। थैंक यू। आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।